ज़्यादा ही हो रहा है। मीडिया के बंधु यहाँ आए हैं आपके अपनी पार्टी पीपल्स के कॉल पे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय में। जी, मुद्दा देश के सामने सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है और जो समस्या है वो ये है कि भ्रष्टाचार जो एक बड़ा इशू जिसपे देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो एनडीए का नेतृत्व कर रही है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे देश के नौजवान, बेरोजगार, गरीब, दलित और किसान सभी के मुद्दों को दबाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र देश की जनता के खिलाफ भारतीय राजनीति में रचा जा रहा है। तो हम आपके सामने जो बात रखना चाह रहे हैं वो ये कि 2011-12 से अन्ना का जो आंदोलन शुरू किया गया और उससे भी पहले हम कहें तो भाजपा के नेतृत्व द्वारा इस देश में गरीब लोगों के लिए, इस देश की 130 करोड़ जनसंख्या के लिए कोई कार्यक्रम पूरे देश में नहीं है। सिर्फ बदनामी करने का एक षड्यंत्र भाजपा ने रचा है जो 1984 के बाद आपने देखा होगा कि बोफोर्स कांड हुआ और बोफोर्स कांड से लेके अभी तक बोफोर्स की जो जांच हुई भ्रष्टाचार के नाम पे उसका रिजल्ट 0 हुआ और देश की अरबों रुपए की संपत्ति, अरबों रुपए का जो पैसा टैक्स पेयर का था वो उस जांच में झोंक दिया गया। तो इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भ्रष्टाचार के नाम पे जो देश के नौजवान, बेरोजगार, दलित, मजलूम और गरीब किसान सभी के खिलाफ किया जा रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। हम आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि चाहे वो बोफोर्स का मुद्दा हो या इससे पहले जीप घोटाले का मुद्दा रहा नेहरू काल में, इसके बाद अब जो मुद्दा चल रहा है अभी इस समय देश में, जो आज ये फुटबॉल वाला इशू चल रहा है, दोनों पार्टियां फुटबॉल खेल रही हैं, कभी केजरीवाल के पाले में गेंद जाती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के पाले में गेंद जाती है। लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पूरे देश की 130 करोड़ जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो जो राजनीतिक पार्टियां अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम, जो यूपीए के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं उनके सामने भी एक बात रखना चाहता हूं कि इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर का मिसयूज किया जा रहा है सेंट्रल की एजेंसियों द्वारा। अगर इस देश का विपक्ष, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में सत्ता में हैं, हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस देश की विपक्षी पार्टियों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, इस देश की 130 करोड़ जनता को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी विपक्षी पार्टियां अलग अलग राज्यों में सत्ता में हैं, उनको भी, उनके पास सीआईडी है, उनके पास अपनी एसटीएफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है कुछ राज्यों में। तो यही जो खेल खेला जा रहा है पूरे देश में कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात मानेगा उसके खिलाफ सीबीआई ईडी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं विपक्षी पार्टियों के जितने भी, चाहे वो बंगाल की विपक्षी पार्टी है, चाहे बिहार की विपक्षी पार्टी है, चाहे वो केरल में विपक्षी पार्टी है, चाहे राजस्थान में विपक्षी पार्टी है, या जो महाराष्ट्र में अभी खेल हुआ, तो हम उन सबसे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई है, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर और जो लोकल पुलिस है उसकी भी पावर्स हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल लगातार इस तरीके से करती रहेगी और इस देश के बेरोजगारों को, नौजवानों को, किसानों के मुद्दे को, गरीब दलित के मुद्दे को भ्रष्टाचार के नाम पे गुमराह करती रहेगी, तो हमारा ये अनुरोध है उन विपक्षी पार्टियों से जो राज्यों में सत्ता में हैं, वो भी
अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हर राज्य में अपने अपने प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय बनाए हैं, उनके बारे में वो जांच शुरू कर दे और इस जांच पे एक श्वेत पत्र लेकर आए, एक व्हाइट पेपर लेकर आए कि उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कितने धन संपत्ति है या वो संपत्ति कहां से आई है। अगर सीबीआई, ईडी इस तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे ये लोग, तो ये एक लीडरशिप को भी खत्म करने का, पूरे देश में लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। उसके लिए आज की प्रेस वार्ता है। आप पूरे देश के नौजवान आज बेरोजगार, सिर्फ भ्रष्टाचार, डेली ईडी और सीबीआई की खबरें छपती है देश में, इसके अलावा कोई खबरें नहीं, टीवी पे भी कोई खबरें आपको नहीं मिलेंगी। हम आपको ये कहते हैं कि सीबीआई और ईडी की खबरें हैं, तो जो राज्यों के पास सीआईडी है, राज्यों के पास जो सीआईडी है या एसआईटी है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है या जो उनके लीडर्स हैं उन स्टेट्स में, उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करे। इनकम टैक्स उनके पास भी है, वो राज्यों में उस मशीनरी का इस्तेमाल उन नेताओं के साथ उनके खिलाफ करें, ताकि ये सीबीआई और ईडी की लड़ाई इस देश में बंद हो और जनता के मुद्दों पे बात हो। हमने इससे पहले भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बीजेपी ने 16,000 करोड़ का घोटाला की बात करी दिल्ली में, और उसके विरुद्ध केजरीवाल सरकार ने 10,000 करोड़ का घोटाला एमसीडी में बताया। हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई कि ये जो देश में चल रहा है ये भ्रष्टाचार का खेल, इसको बंद किया जाए, जनता के मुद्दों पे बात की जाए। साथ साथ आप सभी प्रेस बंधुओं के सामने एक बात और हम रखना चाहते हैं कि इस देश का जो हमारे वित्त मंत्री हैं, हम उन वित्त मंत्री के जितने भी अभी तक के डिसीजन हैं उनकी जांच की भी मांग करते हैं। उनकी जांच की मांग इसलिए करते हैं कि 2,21,000 करोड़ का जो लोन अंबानी अडानी ग्रुप को दिया गया, या अभी 14,000 करोड़ अडानी ग्रुप को दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल, वो जो पैसा था वो किसका पैसा था या किसकी सहमति से वो लोन दिए गए। अगर एक गरीब आदमी लोन लेता है तो उसके बदले में उसको गारंटी देनी पड़ती है, और गरीब किसान का कर्जा माफ नहीं होता। लेकिन इन लोगों का एनपीए कर दिया जाता है, नॉन अर्निंग एसेट्स जो इनका कर दिया, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स जो किया जाता है इनका, उस एसेट्स के पीछे कौन लोग हैं। और पूरे देश की जनता के सामने एनडीए की सरकार बताए कि क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है 2,21,000 करोड़ का जो अडानी का कर्ज माफ किया जा रहा है, अंबानी का कर्ज माफ किया जा रहा है, किसकी सह पे किया जा रहा है, और वो पैसा किसके पास जा रहा है, जो एनपीए किया जा रहा है इस देश में। तो हम देश की वित्त मंत्री के डिसीजंस की जांच करते हैं और उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं इस मुद्दे पे कि गरीब लोगों का कर्ज माफ नहीं होगा, और जो सरकार के पोषक लोग हैं जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है, पूरा मीडिया सिस्टम, मीडिया हाउस जिनके हाथ में है, उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं। जबकि अगर आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपका सिविल का डाटा वो पूछा जाएगा, रिकॉर्ड कि आपका रिकॉर्ड पिछला कैसा है। तो इन लोगों को कर्ज किसके सर पे दिया जा रहा है। अगर अंबानी अडानी को पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं देश के में, तो इनको कर्ज किसके सर पे दिया जा रहा है, किसकी गारंटी में कर्ज दिया जा रहा है। इस मुद्दे पे जो केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे खेल रही है, तो हम तमाम देश की विपक्षी पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का मुद्दा है, ताकि मेन मुद्दे पे लोगों को ना लाया जा सके। और ये जो भ्रष्टाचार, ये अंबानी अडानी ग्रुप को जो पैसा दिया जा रहा है, ये रोज का जो 10-20 करोड़ रुपए का घोटाला दिखा रहे हैं, इससे कहीं बड़ा घोटाला ये केंद्र सरकार ने किया है और वित्त मंत्री ने किया है। तो वित्त मंत्री का हम इस्तीफे की भी मांग करते हैं। आम आदमी भी ईमानदारी के तौर पर आई थी। आज सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं और दूसरे जो मंत्री है वो भी जेल जाने की तैयारी है। देखिए, हमने
तो जिस दिन से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स बनी है, हमने शुरू से ये बात कही है कि केंद्र की सरकार बड़ी भ्रष्टाचारी है और ये छोटी भ्रष्टाचार है, ये छोटी भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी का जन्म चंदे के गबन से हुआ है। रामलीला मैदान का जो चंदा था, जो फोर्ड फाउंडेशन का जो पैसा आया, जो फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आया वो किसके माध्यम से देश में पहुंचा है? तो आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है, इसलिए इसका अंत भी भ्रष्टाचार से ही होगा। ये पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो आपको क्या लगता है शराब का घोटाला ये हुआ है? आपका क्या कहना है इस पर जो है, तो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है? देखिए, शराब का जो घोटाला है, हमने शराब के घोटाले में पहले भी अपनी बात रखी हुई। शराब का घोटाला नहीं, ये आरएसएस की साजिश थी, क्योंकि जो आरएसएस के जो एक गुरु हुए गोलवालकर, उन्होंने अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा है कि शराब की दुकानें गरीब बस्तियों में खोली जाए, नशे का व्यापार गरीब बस्तियों में किया जाए, ताकि वो लोग नशे में डूब के दिमागी तौर पे इस्तेमाल ना कर सकें अपना। और इसलिए केजरीवाल उसी आरएसएस का छोटा प्रोडक्ट है। इसने उसकी पॉलिसी को चलाते हुए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके खोले। और जब ये मुद्दा जनता के सामने सबसे पहले आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने 272 वार्ड में प्रदर्शन किया था इस मुद्दे को लेके। और आज जो देश में चल रहा है, एक नूरा कुश्ती चल रही है। देश में जितनी भी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पे या देश के सेकुलरिज्म के मुद्दे पे जो राजनीति कर रहे हैं या जो सेकुलरिज्म की आवाज उठा रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व का स्लो पॉइजन आरएसएस द्वारा पैदा किया हुआ है, जिसका नाम है आपकी आम आदमी पार्टी केजरीवाल। अच्छा, देखा जाए भ्रष्टाचार का मुद्दा जो देश को गुमराह करने के लिए, तो यानी पहले यूपी सरकार ने भी जो है कि इसका इस्तेमाल किया। वो सारे जो पहले जो घोटालों की बात करें, क्या वो घोटाले इसका मतलब नहीं होता? आज मेरा कहना यह है कि जब 4G या 2G में स्पेक्ट्रम की 1,78,000 करोड़ के घोटाले की बात हुई, तो उससे कम 5G की बोली कैसे लगी? इसका मतलब वो आंकड़ों में घोटाला था, देश को गुमराह करने के लिए घोटाला था। और आज 5G की बोली लगी है 1,54,000 करोड़ की। ये बड़ा घोटाला है या वो घोटाला था? ये देश की जनता को तय करना है। क्या रामवीर जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने राफेल डील में घोटाला किया, इसके अलावा ताबूत घोटाला हुआ, बहुत सारे और गलवान घाटी का भी मामला था, इसके अलावा जो है पुलवामा अटैक का भी मामला था, क्या उन सब मामलों को दबाने के लिए सब नया प्रोपेगेंडा नहीं रचा है सरकार ने? ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तब तक चलता रहेगा जब तक ये लोग सत्ता में आने के लिए इस देश के एक्चुअल जो शासक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार नौजवान बेरोजगार हैं, उनके मुद्दों को हटाने के लिए ये भ्रष्टाचार या राष्ट्र के नाम पे मुद्दे चलाते रहेंगे। ये देश की जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता असली मुद्दों पे ना आए, इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा देश में फैलाया गया। देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने इस 15 अगस्त पे देश का राष्ट्रीय ध्वज भी सड़कों पे बिकवा दिया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं ऐसे प्रधानमंत्री से कि वो देश के लिए कुछ भले का काम करेगा? देखिए, हमने तो कभी कहा ही नहीं है बात। हमने तो आपसे पहले ये बात रख दी है कि जो आदमी देश के राष्ट्रीय ध्वज का व्यापार कर रहा है, गुजरात की कंपनियों को ठेका दे रहा है, हाँ। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है कि देश के राष्ट्रीय ध्वज तक को जिसने बेच दिया है, गुजरात की कंपनियों को ठेका दे दिया है। आपने अगर भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जब ये सरकार बनी थी, अगर उसकी पार्लियामेंट की डिबेट उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये व्यापारी लोग हैं। संसद के अंदर सुषमा स्वराज जी ने कहा कि हमारा प्रोडक्ट दमदार था, इसलिए मार्केट में चला। तो ये जो मोदी जी है, ये प्रोडक्ट हैं। और प्रोडक्ट किसके हैं? ये देश की जनता को तय करना किसके प्रोडक्ट है ये। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मार्केटिंग कमजोर थी। तो इस देश की राजनीति को, इस देश के 130 करोड़ लोगों को इन लोगों ने मार्केट बना दिया है। और मार्केट में अगर 130 करोड़ लोग अपने हक के लिए बात करेंगे, अपने अधिकारों के लिए बात करेंगे,
उससे गुमराह करने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उठाए जाएंगे। आपकी अपनी पार्टी का क्या उद्देश्य है आगे के लिए? आपकी अपनी पार्टी जिस दिन से बनी है उसी दिन से हमारा उद्देश्य ये है कि देश में समानता का अधिकार लागू हो। हमने सबसे पहला और हमारा मेन ऑब्जेक्ट, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य और आखिरी उद्देश्य ये है कि हम इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेकर आएंगे, जाति उन्मूलन कानून, ताकि इस देश में दो ग्रुप हों, एक गरीब एक अमीर। और जब गरीब लोगों का वोट ज्यादा है तो गरीब लोग समानता और बंटवारे के लिए संघर्ष करेंगे। ये जातियां जो है ये कॉन्स्पिरेसी है गरीब लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए। इसलिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने लगातार ये कहा है कि हम कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आएंगे इस देश में, जब भी हम सत्ता में आएंगे। नहीं तो इन सत्ता में बैठी हुई पार्टियों को मजबूर करेंगे कि ये कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आएंगे। रामवीर जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आज केंद्र सरकार ईडी की धमकी देकर कहीं ना कहीं कार्य कराना चाहती है। दिल्ली सरकार के विधायक का कहना यह है कि बीजेपी 20-20 करोड़ में हमें अपने पाने में करना चाहती है, इसके लिए धरना प्रदर्शन है। क्या ये बात सच है? ये जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र की सरकार, ये दोनों अलग नहीं है कि सिक्के के दो पहलू हैं। इनका कोई अलग नहीं है। ये इन्हीं के ये क्या करते हैं, गुजरात का जो चुनाव है, ये गुजरात के चुनाव के लिए भूमिका बनाई जा रही है ताकि देश में हमारा ही पक्ष और हमारा ही विपक्ष हो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहती है कि पक्ष भी हमारा हो और विपक्ष भी हमारा हो। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के पहलू के दो सिक्के एक ही। आम आदमी पार्टी बीजेपी आरएसएस का पैदा किया हुआ छोटा बच्चा है और बड़ा बच्चा बीजेपी है। सर, आपने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी की जो है गलत इस्तेमाल कर रही है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा गलत, मैंने कहा वो इस्तेमाल करे, गलत सही तो कोर्ट डिसाइड करे। सर, मनीष सिसोदिया की जांच चल रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या ये सही है, जांच होनी चाहिए? क्या देश के वित्त मंत्री की जांच नहीं होनी चाहिए जो ऐसे पूंजीपतियों को पैसा दे रहे हैं जो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं देश के बैंकों के, उनको कर्जा कैसे दिया जा रहा है? तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जांच को लेकर क्या आपकी अपनी पार्टी पर क्या खत लिखेंगे क्या पीएम को कि इसकी जांच होनी चाहिए? सीतारमण जी की जो इन्होंने जो माफ किया है, जो हम तो खत भी लिख रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस चीज के लिए कि निर्मला सीतारमण का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। ये जो पूंजीपतियों को लोन दिया जा रहा है, ये जब एक गरीब आदमी का सिविल चेक किया जाता है तो इन पूंजीपतियों का सिविल क्यों नहीं चेक किया जाता? चलिए, आखिर में क्या कहना चाहते हैं अपनी बात जो मेरा बिल्कुल आखिरी कोई ना, हमने तो शुरुआत करी है। कास्ट एबोलिशन एक्ट इस देश में हम लेके आएंगे और हमारी पार्टी इसके लिए संघर्ष करती है। हम बराबरी की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने या महात्मा ज्योतिबा फुले ने या काशीराम साहब ने जो अधिकार दिए उनको पूरा करने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस जो है मांग कर रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए, आपकी पार्टी क्या स्टैंड है? भैया के विजुअल से बन रहे तो पहले आराम से कोई भैया भाई क्या चलो ठीक नाम आना